हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लैंडमार्क ऐसे को समझने की कोशिश करेंगे, वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वन्स ओन। ये लिखा था 1929 में गया था, पर आप देखेंगे कि इसके आइडियाज़ आज भी कितने ज़्यादा पावरफुल और रेलेवेंट हैं। वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसी राइटर थीं जिनकी सोच, जिनका विजन अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम वुल्फ के साथ साथ चलेंगे, उनकी ट्रेन ऑफ थॉट को फॉलो करेंगे। हम उनके सेंट्रल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर दो अलग अलग कॉलेजेस की कहानी देखेंगे, उस जमाने के प्रोफेसर्स के गुस्से के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे और फिर उनके सबसे फेमस कंक्लूजन पर आएंगे, पैसा और अपना एक कमरा। इसके बाद हम शेक्सपियर की एक इमेजिनरी बहन की दिल दहलाने वाली कहानी सुनेंगे और आखिर में एक अनइम्पीडेड माइंड का क्या मतलब होता है, इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत होती है एक सवाल से। देखिए, वुल्फ को विमेन एंड फिक्शन यानी औरतें और साहित्य पर बात करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो इसे एक सिंपल लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री, एक जासूसी कहानी की तरह हमारे सामने रखती हैं। एक ऐसी पहेली जिसे हमें उनके साथ मिलकर सुलझाना है। और ये है वो सवाल जो वुल्फ सीधा हमसे आपसे पूछती हैं कि आप सोचेंगे कि हमने तो आपको विमेन एंड फिक्शन पर बोलने को कहा था, इसका अपने एक कमरे से क्या लेना देना है। यही वो सवाल है जो इस पूरे ऐसे की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। और वुल्फ कहती हैं कि इसका जवाब इतना सीधा साधा नहीं है, इसके लिए उन्हें एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। अब इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने के लिए वुल्फ एक कैरेक्टर बनाती हैं, एक नैरेटर, जिसे वो नाम देती हैं मैरी बेटन। आप समझ लीजिए कि मैरी हमारी डिटेक्टिव है और उसका मिशन है ये पता लगाना कि आखिर इतिहास में औरतें इतनी गरीब क्यों रही हैं और उनकी क्रिएटिव आवाज इतनी खामोश, इतनी दबी हुई क्यों रही है। ठीक है, तो हमारी डिटेक्टिव मैरी अब अपनी जांच शुरू करती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन का पहला पड़ाव है दो जगहें, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ है ऑक्सब्रिज, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे बड़े बड़े मेंस कॉलेजेस का सिंबल है, और दूसरी तरफ है फनहैम, एक नया छोटा सा वुमेन्स कॉलेज जिसके पास फंडिंग बहुत कम है। तो मेरी ऑक्सब्रिज पहुंचती है और वहां पहुंचते ही उससे पहले क्लूज मिलने शुरू हो जाते हैं। वो जैसे ही घास पर पैर रखती है, एक चौकीदार, एक बीडल आकर उसे गुस्से से वहां से हटा देता है। क्यों? क्योंकि उस लॉन पर सिर्फ प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स आ सकते थे। फिर वो लाइब्रेरी की तरफ जाती है, ये सोचकर कि कुछ पढ़ेगी, लेकिन वहां भी नो एंट्री, क्योंकि वो एक औरत थी और उसके साथ कोई मेल कंपेनियन नहीं था। देख रहे हैं आप, औरतों को ज्ञान के मंदिरों से कैसे दूर रखा जाता। और फिर होता है लंच, और क्या शानदार लंच है। जरा इस डिस्क्रिप्शन को देखिए। बेहतरीन मछली जो सफ़ेद क्रीम में डूबी हुई है, तरह तरह के पार्ट्रिजेस, सॉसेस, सैलेड्स, मतलब एक रॉयल दावत। लेकिन ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये उस दौलत का, उस ट्रेडिशन का, उस सिक्योरिटी का प्रतीक है जो सदियों से इन मर्दों के कॉलेजेस को मिलती आई है, जिसकी वजह से वो आराम से बैठकर सोच सकते थे, बड़ी बड़ी बातें कर सकते थे। और अब सीन पलटता है। अब हम आते हैं फर्नम वुमेन्स कॉलेज के डिनर पर। यहाँ क्या है? एक आम सा सूप, सादा सा बीफ, आलू और सब्जी के साथ, और मीठा सिर्फ प्रून्स और कस्टर्ड। देखिए, ये खाना बुरा नहीं है, पेट भरने के लिए ठीक है, पर इसमें वो शान कहाँ, वो इंस्पिरेशन कहाँ? ये खाना उस कॉलेज की गरीबी और मजबूरी को साफ साफ दिखाता है। तो यहाँ वुल्फ हमें अपना पहला बड़ा क्लू देती हैं। देखिए, फर्क साफ है ना। ऑक्सब्रिज को सदियों से राजाओं और अमीरों से दौलत मिलती आई थी, जबकि फर्नम को औरतों ने बड़ी बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर बनाया था। इसलिए ऑक्सब्रिज का माहौल कॉन्फिडेंस पैदा करता है, जबकि फर्नम का माहौल एक कमी का एहसास दिलाता है। और यहीं वुल्फ कहती हैं, आप ठीक से सोच नहीं सकते, प्यार नहीं कर सकते, सो नहीं सकते, अगर आपने ठीक से खाना ना खाया हो। मतलब इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के लिए मटीरियल सिक्योरिटी, पैसा और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लंच का अनुभव तो हो गया। अब मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक नए लेवल पर ले जाती है। वो जाती है ब्रिटिश म्यूजियम, ज्ञान के सबसे बड़े मंदिर में, ये पता लगाने के लिए कि आखिर बड़े बड़े विद्वान और एक्सपर्ट्स इस मामले पर क्या कहते हैं। और म्यूजियम में जाकर तो मेरी के होश ही उड़ जाते हैं। वो देखती है कि औरतों के बारे में लिखी हुई किताबों का एक पहाड़ खड़ा है, इतनी सारी किताबें। पर अचानक उसे एक अजीब बात नोटिस होती है, ये सारी की सारी किताबें मर्दों ने लिखी हैं। तो वो सोचती है, आखिर मर्दों को इतनी क्या दिलचस्पी है औरतों के बारे में लिखने में। तो मेरी इन किताबों को पढ़ना शुरू करती है और उसका दिमाग चक्कर खा जाता है। एक प्रोफेसर कहता है औरतें मॉरली कमजोर होती हैं, दूसरा कहता है नहीं, औरतें तो देवी होती हैं। कोई कहता है उनका दिमाग छोटा होता है, तो कोई कहता है उनका सबकॉन्शियस बहुत गहरा होता है। मतलब चल क्या रहा है यहाँ?
यहाँ कोई सच तो है ही नहीं, सिर्फ अलग अलग कंफ्यूजिंग ओपिनियंस का झमेला है। और तब मैरी को अचानक से सब समझ आने लगता है। इन किताबों के पीछे ट्रूथ या नॉलेज नहीं है, इनके पीछे है गुस्सा, एंगर। वो अपने मन में एक प्रोफेसर की इमेज बनाती है, प्रोफेसर वॉन एक्स, जिसका चेहरा गुस्से से लाल है और वो लिख रहा है अपनी महान किताब द मेंटल, मॉरल एंड फिजिकल इंफीरियरिटी ऑफ द फीमेल सेक्स। ये रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ गुस्सा है। लेकिन ये गुस्सा है क्यों? यहाँ वुल्फ अपनी सबसे ब्रिलियंट थियोरीज में से एक द लुकिंग ग्लास थियोरी हमारे सामने रखती हैं। वो कहती हैं, सदियों से औरतें एक जादुई आईने की तरह काम करती आई हैं। एक ऐसा आईना जिसमें जब मर्द खुद को देखता है तो वो उसे डबल साइज का दिखता है। समझे आप? मर्दों को औरतों को नीचा दिखाना पड़ता है ताकि वो खुद को बड़ा, सुपीरियर और पावरफुल फील कर सकें। ये सब उनके अपने कॉन्फिडेंस को, अपने ईगो को बूस्ट करने का एक तरीका है। तो लंच का एक्सपीरियंस, लाइब्रेरी से निकाला जाना, प्रोफेसर्स का गुस्सा, इन सब क्लूज को जोड़ने के बाद अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जहां मैरी को और हमें इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन आखिरकार मिल जाता है। और सॉल्यूशन क्या है? ये नंबर 500 पाउंड सालाना। एक दिन मैरी को खबर मिलती है कि उसकी एक आंटी की डेथ हो गई है और वो उसके लिए विरासत में इतनी रकम छोड़ गई हैं। और बस उसी पल उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। ये पैसा उसके लिए आज़ादी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब उसे शादी करने की या किसी आदमी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आज़ाद। और यही है इस पूरे ऐसे का दिल, इसका सेंट्रल आइडिया। वुल्फ कहती हैं, एक औरत को फिक्शन लिखने के लिए पैसा और अपना एक कमरा जरूर चाहिए। यहां पैसा का मतलब है इकोनॉमिक फ्रीडम, और कमरा वो सिर्फ 4 दीवारों वाला एक फिजिकल रूम नहीं है, वो है एक मेंटल स्पेस, एक इंटेलेक्चुअल स्पेस, एक ऐसी जगह जहां आपका दिमाग बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रोक टोक के आज़ादी से सोच सके, क्रिएट कर सके। अब ये साबित करने के लिए कि यह कमरा और पैसा कितना ज़रूरी है, वुल्फ एक कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट करती हैं। वो हमें कहानी सुनाती हैं, एक ऐसी कहानी जो कभी हुई नहीं पर शायद हो सकती थी, शेक्सपियर की काल्पनिक बहन की कहानी। तो चलिए इन दोनों भाई बहन की जिंदगी को कंपेयर करते हैं। विलियम, उसे ग्रामर स्कूल भेजा गया, उसने पढ़ाई की, वो लंदन गया, थिएटर ज्वाइन किया और बाकी तो हिस्ट्री है। आप सोचिए उसकी बहन जूडिथ के बारे में। मान लीजिए उसके पास भी अपने भाई जितना ही टैलेंट है, उतनी ही आग है, पर उसे स्कूल नहीं भेजा जाता। उसे कहा जाता है जाओ घर के काम करो। उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय कर दी जाती है। वो वहां से भागकर लंदन आती है, लेकिन यहाँ कोई उसे काम नहीं देता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और आखिर में एक एक्टर मैनेजर से धोखा खा के वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उम्मीद हारकर सुसाइड कर लेती है। इस कहानी का पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं थी, प्रॉब्लम सोसाइटी की थी, उस सिस्टम की थी जो एक औरत के टैलेंट को जिंदा ही नहीं रहने देता था। और फिर वुल्फ एक ऐसी बात कहती हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपने पुरानी किताबों और कविताओं में अक्सर राइटर का नाम एनॉन यानी अनोनिमस लिखा देखा होगा। वुल्फ कहती हैं, मैं शर्त लगा सकती हूं कि वो एनॉन जिसने इतनी सारी पोएम्स लिखी पर कभी गाई नहीं, वो अक्सर एक औरत ही थी। एक ऐसी औरत जिसका नाम इतिहास ने मिटा दिया। ठीक है, तो पैसा मिल गया, अपना कमरा भी मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नहीं, अभी नहीं। वुल्फ कहती हैं, एक और चीज है जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आखिरी सेक्शन में वो एक राइटर के मन की बात करती हैं, उसकी आत्मा की। वुल्फ एक शब्द इस्तेमाल करती हैं, इनकैंडेसेंट। इसका मतलब है प्रज्वलित। जैसे एक बल्ब बिना किसी रुकावट के, बिना फ्लिकर किए रोशनी देता है, वैसे ही एक आर्टिस्ट का दिमाग होना चाहिए। गुस्से से आज़ाद, डर से आज़ाद, शिकायतों से आज़ाद। जब दिमाग इस शांत और फ्री स्टेट में होता है, तभी क्रिएटिविटी बिना रुके आज़ादी से बह सकती है। लेकिन सोचिए, सदियों से औरतों के लिए, जिनकी जिंदगी ही गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरी थी, ऐसा इनकैंडेसेंट माइंड हासिल करना कितना मुश्किल, कितना नामुमकिन रहा होगा। तो हम इस सफ़र के अंत में आ गए हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। ये किताब लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी। आज के ज़माने में एक औरत के लिए अ रूम ऑफ हर ओन का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक फिजिकल स्पेस है, या इसका मतलब इकोनॉमिक आज़ादी, मेंटल पीस और सोसाइटी के प्रेशर से मुक्ति है? इस पर ज़रूर सोचना। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।